हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, कल तो लेक्चर नहीं आ पाया था क्योंकि कल मैं कहीं बाहर चला गया था। ठीक है, आज ये अब देखिए यहाँ से हम रेगुलर रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा आपका केवीएस का एग्ज़ाम 2 मार्च को है ना। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा 10 फरवरी से पहले ही आपको कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, ये सारे टॉपिक्स करा दिए जाए। अब देखिए कहीं कहीं केवीएस में ये 10 मार्क्स में है, कहीं 15 मार्क्स में है, कहीं ये 20 मार्क्स में है ये टॉपिक्स आपके। इसी के साथ साथ ये आपके क्या हो जाएंगे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहीं 15 पूछे जाएंगे, कहीं 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके यही डाउट होंगे कि यार ये वाले टॉपिक हमारे तो 10 हैं, अब ये मुझे नहीं पता यार केवीएस ने ऐसा क्यों किया है। किसी एग्जाम में तो ये 10 नंबर का दे रखा है, किसी 15 का दे रखा है, कहीं 20 नंबर का ये टॉपिक दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर का जो सिलेबस है, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे जो केवीएस की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सीईटी, राजस्थान सीईटी के टॉपिक्स डले हुए हैं। हालांकि देखो राजस्थान सीईटी का जो कंप्यूटर का हमने बनाया था लेक्चर, वो राजस्थान सीईटी को देखते हुए बनाया था। मुझे नहीं पता था कि आपके जो केवीएस के टॉपिक्स हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, केवीएस का जो 80% जो आपका सिलेबस है वो राजस्थान सीईटी के कंप्यूटर के कोर्स से ही कंप्लीट हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। हालांकि मैंने क्या करा है, अपने चैनल पे केवीएस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो इसमें जाइए, यहाँ से देखिए। साथ में सीईटी जो राजस्थान सीईटी है उसमें एमसीक्यू भी अवेलेबल है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, साथ में उनकी भी आप तैयारी करते रहें। अब यहाँ देखिए, और आप जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, कई बच्चे होते हैं जो पीडीएफ के लिए क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को चैनल को वो कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। और फिर जैसे ही मैं ये टॉपिक्स पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं इसे अपलोड कर दूंगा जी, या आपको पहले चाहिए तो मैं पहला टॉपिक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, देखो जो नए बच्चे हैं उनको बताना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर यूजेज इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सपोजर, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, यहाँ तक के सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। जिसने नहीं देखा वो इनको देख लीजिए। इसके अलावा जो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा चल रहा है। इसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करा दिया। आज इसका होगा पार्ट 4। इसके अंदर हम देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट पड़े। तो यहाँ से आपका यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंडियन आईटी एक्ट देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और ये सारे टॉपिक्स एक एक करके देख लेंगे। तो आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखिए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट क्या है। देखो जो कोई भी चीज़ होगी जब हम सोसाइटी से उसको लिंक करेंगे, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप घर में रहते हैं, आप अपने इस घर में बंद पड़े हैं या आप सो रहे, मान लीजिए आप ही सो रहे हैं, ठीक है, या पैर पसार के सो रहे हैं आराम से। अब दुनियादारी में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग। तो क्या होगा, जो आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा, दुनिया में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, दुनिया में कुछ नहीं किया जा रहा है। परंतु जब आप इस रूम से बाहर निकल के जाएंगे तो आप देखेंगे दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उसके कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके सामाजिक प्रभाव में कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव प्रभाव होंगे। कैसे होंगे, आ जाइए देखिए। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है वैसे वैसे क्या हुआ है, फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड हो गई है। परंतु फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड होने के कारण सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई हैं। कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं, पहली मिलती है सोशल प्रॉब्लम फ्रॉड, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट, लोग है ना एक दूसरे की आइडेंटिटी को चुरा रहे हैं, पोर्नोग्राफी, हैकिंग, इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है क्या है, लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट। जो आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं या उनके माताजी हैं ना, तो आप उनसे जब पूछेंगे तो वो बताएंगे एक ट्रंक कॉल करने के उन्हें 50 से 200 रुपये देने पड़ते थे। वो उस ज़माने की बात है जब 50-100 रुपये में तो बहुत कुछ हो जाता था। ठीक है, तो आप सोचिए कितनी महंगी थी पहले इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज तो बिल्कुल फ्री है, आप कितने ही कॉल करते रहे, बस एक पैक डला लें, उसके बाद दिन रात सुबह शाम बस भजन कीर्तन करते रहें फ़ोन पर एक दूसरे के साथ में। पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भजन कीर्तन कर रहे हैं वो आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या याद होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस, ठीक है। कितने बच्चों को अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स याद हैं, बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्योंकि देखो अगर आपको सिलेबस के सारे पॉइंट अच्छे से रटे हुए हैं तो आप ये मानिए कि आपने आधी बाजी तो वैसे ही जीत ली।
ठीक है। तो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। अब देखिए रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो कम्युनिकेशन है उसको कैसा बना दिया, रिलायबल, मतलब बहुत आसानी से आप है ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस पर डिपेंड, मतलब एक तरीके से डिपेंड रह सकते हैं आप। डिपेंड तो नहीं रहना होगा, रिलाई कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि यार रमेश को बुला लेता हूँ, तो आप फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन कराएंगे, घुमाएंगे, आजा रमेश पार्टी करते हैं, ठीक है। हालांकि उसको काम करने के लिए बुलाया पर बहाना पार्टी का दिया है आपने, बर्तन मंजवा देते आपको, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया ये। इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब देखिए इफेक्टिव शेयरिंग के साथ में साथ साथ क्या होगा, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्जाम में किसी भी तरीके से अगर आपके स्टेटमेंट बनते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि सोशल इम्पैक्ट के कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव ये हो गए, पेपरलेस एनवायरनमेंट हो गया, बॉर्डरलेस कम्युनिकेशन हो गया, आप पाकिस्तान में भी यहाँ बैठे बैठे बातें कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ रही है बहुत सारी, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव भी तो है साथ साथ, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम, फ्रॉड, आइडेंटिटी, पोर्नोग्राफी, हैकिंग, हेल्थ प्रॉब्लम, बैड पोस्चर, है ना। बैड पोस्चर से मतलब है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो जैसी होनी चाहिए वैसी ना होकर उसमें टेढ़े मेढ़े होती जा रही है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सरसाइज करने के लिए बोल दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, आप रात दिन सिर्फ गेम, चैटिंग, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर ये जो आईटी है इसका इस्तेमाल करे जा रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस होते हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आई स्ट्रेन देखने को मिलता है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं। आज यहाँ पे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गाँव बना दिया है। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए, जैसे धर्म, शिक्षा, ई लर्निंग में तो कितना ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ है, आपने देखा ही है। जैसे मान लीजिए आज से 10 साल पहले कौन ऑनलाइन बैठ के क्लासेस लेता था, बताओ, आपने भी नहीं ली होंगी। आज छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या है। तो ये क्या कैसे पॉसिबल हो पाया है, आईटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। स्वास्थ्य, हेल्थ में कैसे, जैसे घर बैठे बैठे आपको कोई बीमारी है तो आप क्या करेंगे, या तो यूट्यूब पे देख कर उसका उपचार ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर से घर बैठे बैठे कंसल्ट कर ले रहे हैं, वीडियो फ़ोन पे ही उनको पेमेंट कर दे रहे हैं और फ़ोन पे ही वो आपको पर्चा बना के दे दे रहे हैं कि भैया ये दवाई जाके ले आओ। तो आपका समय भी बच रहा है और डॉक्टर को पैसे भी मिल जा रहे हैं तुरंत, ठीक है। व्यापार, ई कॉमर्स, प्रशासन, सरकार, ई गवर्नेंस, उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन, प्रचार आदि सब के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में क्या हो गई है, काया पलट हो गई है। इसने क्या कर दिया है, लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा एडवांस बना दिया है। आ जाइए, आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है। आज का समाज कैसा कहने लगा है, इन्फॉर्मेटिव समाज कहलाने लगा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट निजता, हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है, ये तो पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो हम ये देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो उसका ये पहला पॉइंट है निजता, जो आपकी सीक्रेसी है। सीक्रेसी से तात्पर्य होता है कि जो आपकी गोपनीयता है उसको बनाए रखना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो सीक्रेसी वर्ड लिखा हुआ है इसमें एक लड़की है जो अपना फेस छुपा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नीचे वाली फ़ोटो 2 नंबर की, इसके अंदर क्या है, एक लड़की ये पर्दा सा फाड़ कर और साइलेंट कर रही है कि डोंट रिवील माई आइडेंटिटी टू द वर्ल्ड, ठीक है, मेरे बारे में दुनिया को मत बताएं। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही आपको इस तरीके एडवांस टूल्स प्रोवाइड करती है। अब यहाँ देखिए, गोपनीयता भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सीक्रेसी को। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य है अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डेटा को उपयोग के अधिकार से, जो मतलब जो ऑथेंटिक पर्सन है वही क्या कर सकता है, इस डेटा का उपयोग कर सकता है। ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के आया और किसी का भी डेटा पढ़ ले। पहले जब फेसबुक आया था, आप सभी जानते हैं फेसबुक क्या है, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता था, जैसे आपने फेसबुक पे आईडी बनाई, आप किसी भी बंदे की आईडी में, किसी भी लड़की की आईडी में जाकर उसके सारे कॉन्टैक्ट्स देख सकते थे, उसकी सारी फ्रेंड लिस्ट देख सकते थे, आप जो चाहें उसके बारे में देख सकते थे, उसके बारे में अबाउट, उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, पिक्चर जो जो उसने अपलोड करे वो सब आप एक्सेस कर सकते थे। अब क्या है, ये सारे डेटा को क्या कर दिया है उन्होंने, मतलब प्रोटेक्टेड कर दिया है, ठीक है। ये सिर्फ कौन देख सकता है, जो ऑथेंटिक पर्सन हो को वही देख सकता है। तो इसकी क्या हो गई, सीक्रेसी बना दी, मेंटेन कर दी, सीक्रेसी, इनकी निजता मेंटेन कर दी। अब इसका कोई हैम्पर नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे सीक्रेसी रिवील होती है तो उसका लोग क्या है मिसयूज़ करते हैं और फिर क्या है रैंसम मनी मांगते हैं, उनको ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। तो ये सब कौन रोकता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोकता है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो वह डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिए ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया या कंप्यूटर लिया या लैपटॉप लिया और आपने अपना आइरिस स्कैन, अब मतलब जो डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ना, या फिर बायोमेट्रिक प्रोटेक्टेड होगा तो उसमें बायोमेट्रिक जो भी होगा, फिंगरप्रिंट होगी, आइरिस हो सकता है, आइरिस स्कैन, तो ये आइरिस स्कैन कर रहा है ना, इसमें ये देख रहा है कि ये बंदा है, उसी की आँखें हैं, किसी और की आँखें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है, तो आप ही खोल सकते हैं, कोई और नहीं खोल पाएगा, सिर्फ ऑथेंटिक व्यक्ति ही उसको देख पाएगा। आ जाइए, जैसे अब फेसबुक है, फेसबुक ये चीज़ तो देता ही है, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, सब चीज़ क्या होते हैं, एक यूज़र नेम आईडी हो गया, उसके साथ एक पासवर्ड हो गया, और यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें खोल सकते हैं। अब देखिए अधिप्रमाणन, ऑथेंटिकेशन से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और ये कैसे होगी, ये लेगा जो पासवर्ड, जैसे मान लीजिए आपने अपना पीसी है और उसमें ये पासवर्ड लगा के छोड़ कर आए, ये नीचे वाली फ़ोटो देखिए, ये वाली, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को कौन एक्सेस कर सकता है, जिस बंदे के पास में ये आईडी होगा, ये पासवर्ड होगा, वही तो चला पाएगा, ऐसे नहीं हर कोई आके उठा ले। तो यही ऑथेंटिकेशन है, मतलब प्रूफ ये मांग रहा है, आईटी आपसे ये मांग रहा है कि क्या आप ही ओरिजिनल बंदे हो जिसका ये अकाउंट है, या कोई और आके इसको एक्सेस कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी और को अपना पासवर्ड दे दिया, आईडी दे दी, तो वो भी खोल सकता है, ठीक है। तो आपने क्या हुआ, उसे ऑथेंटिकेट कर दिया, भाई तू भी इसको खोल ले चल, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन कंप्यूटर मांगता है कि भैया जो इसको खोलना चाहता है वो ऑथराइज्ड व्यक्ति है या नहीं है, वहीं उठकर आ गया है, ठीक है। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है, अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगाता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो। ऑपरेटिंग सिस्टम यह मानकर चलता है कि जो व्यक्ति विशिष्ट सूचना, स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही वास्तविक उपयोगकर्ता है, और स्पेशल इन्फॉर्मेशन क्या हो गई यहाँ पर, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो वही हो गया। और यहाँ पर कौन हो गया, जिसके ये आई होगी, जिसका आइरिस रेटिना है, मान लीजिए आपने नकली बना लिया तो आप भी इसके ऑथेंटिक पर्सन बन जाएंगे, जैसा कि कई मूवी में दिखाया जाता है। अब देखिए तीसरा, इंटीग्रिटी क्या होता है। इंटीग्रिटी को सत्य निष्ठा भी बोला जाता है। इंटीग्रिटी को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप हैं एक जंगल में, ठीक है, जंगल में रहना चाहेंगे, या फिर आपको न्यूयॉर्क सिटी, बताइए कौन सी जगह आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। इंडिया की तो सिटी नहीं है, या तो जंगल या सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, है ना। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जंगल में अपने आप को रिवील कर सकते हैं, कुछ न्यूयॉर्क सिटी में ले जाइए, जहाँ आपकी मर्जी हो। तो आप जैसे मान लीजिए जंगल में खड़े हैं या आप न्यूयॉर्क सिटी में खड़े हैं, और वहाँ पर आपको मिल गया, क्या मिल गया, इतना बड़ा सोने का भरा हुआ बिस्किट का बक्सा मिल गया, इसके अंदर गोल्ड है, भर भर के गोल्ड है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब इसको खोला तो यहाँ पर इसके अंदर एक पर्चा मिला था और उसमें नाम लिखा हुआ था और एड्रेस लिखा हुआ था, चाहे ये आप न्यूयॉर्क सिटी की किसी रोड पे मिला हो, या जंगल में मिला हो, या आपके घर के बगल में मिला हो। तब आपने क्या दिखाया, आपने देखा यार ये सोने का बक्सा मिला हुआ है और इसमें ये एक बंदे का आई कार्ड है या पता है जो भी है, आपने उसमें फ़ोन घुमाया और उसको वो दे दिया, लौटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई देख रहा था कि अगर आप ये जंगल में अकेले हो, आपने ये उठा लिया, चोरी कर लिया, या फिर चोरी तो क्या करोगे आप, इसको ले जाओगे घर ले जाओगे, चोरी तो किसी घर में घुस के होता है, आपको तो वैसे ही मिल गया, ठीक है। परंतु आपने यहाँ पे क्या दिखाई, इंटीग्रिटी दिखाई, सत्य निष्ठा ये दिखाई। जब आपको कोई बंदा कोई भी ऊपर से देख नहीं रहा हो, वॉच नहीं कर रहा हो, तब भी आपके अंदर से जो ईमानदारी निकल कर आती है उसे ही इंटीग्रिटी, सत्य निष्ठा बोला जाता है। आप इसका गोल्ड लौटा रहे हो, जबकि आपको किसी ने कोई कुछ नहीं बोला कि इसका लौटाना है नहीं लौटाना है, तो आप अपनी अंतर आत्मा से ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, सामने वाले की जो चीज़ आपको मिल गई वो आप उसको लौटाना चाह रहे हैं। तो इंटीग्रिटी की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ये आपके सामने लिखी हुई है। इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। जब आपको कोई नहीं देख रहा तब भी आप क्या कर रहे हैं, राइट थिंग कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, और ये अपने जीवन में उतारना है, इनको पढ़ के ऐसे चले नहीं जाना है, ठीक है। और हो सके तो आगे ये सभी चीज़ें फॉरवर्ड भी करनी है आपको, अपने छोटों को समझानी भी है, ठीक है, जिससे सोसाइटी में क्या है, वेलनेस है। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डेटा प्राप्त करता, रिसीवर जो बंदा होता है तक पहुँचता है, वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया है। डेटा संचारण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भावनावश, है ना, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक डेटा आ गया, ठीक है,
डेटा। आपने किसने 3 इडियट मूवी देखी है, अब उसमें जो आमिर खान जाता है और वो उसमें डेटा में चेंज करके आ जाता है, तो वो संयोगवश करता है कि दुर्भावनावश करता है। एक तो वो संयोगवश करता है और दुर्भावना भी थी कि वो उसकी इमेज गिराना चाहता था, ठीक है, किसके साथ बदला लेना चाहता था, वो जो बंदा था, ठीक है, क्या था नाम उसका, चतुर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी के साथ संयोगवश या दुर्भावनावश इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, गलत काम तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके पास मान लीजिए किसी का डेटा है तो आप उसको मिसयूज़ ना करें, उसको उसी समय उस लौटाने का ट्राई करें, कभी किसी के साथ में अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। और ये किस प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इंटरनेट पे जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है, मतलब इंटरनेट पे जो मनी एक्सचेंज होती है उससे ज़्यादा तो कहीं होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल सारे ट्रांजेक्शन क्या ऑनलाइन हो गए, तो लोग क्या होता है इंटरनेट से दूसरे के पैसे चुराने के बैठे रहते हैं। परंतु अगर आपके पास मान लीजिए किसी का पासवर्ड, किसी का ID भी आ जाए, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करने चाहिए। तो सत्यनिष्ठा ये बता रहा है कि जो इंटरनेट की सहायता से बहुत सारे लोग गलत कार्य भी करते हैं और साथ साथ इस तरह के कार्य भी करते हैं, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा बनाए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रामाणिकता उतनी ही कठिन हो जाती है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हो, उसमें संबंधित सभी इनपुट आउटपुट दिखते हैं, एक सुरक्षित कक्ष में रखी हो, तो उस कंप्यूटर को केवल अनाधिकृत का सिंपल सा मतलब होता है अनऑथराइज्ड उपयोगकर्ता, मतलब पर्सन जो जिसको ऑथराइज नहीं करा गया, ऐसा पर्सन ही क्या कर सकता है, ऐसे कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है, द्वारा ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के उचित प्रबंधन, है ना, कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता जो भी यूज़र है वो अपने कंप्यूटर का जो कक्ष है उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टेड बनाना चाहिए, जैसे कोई बंदा उसमें घुसकर उसके जो पर्सनल डेटा हैं, वीडियोज़, फोटोज़, उनका मिसयूज़ ना कर लें, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसका खुद से ध्यान भी रखें, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि सामने वाले बंदे में ही सत्यनिष्ठा हो, इंटीग्रिटी हो, हालांकि कह नहीं सकते हैगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी, परंतु आपके अंदर तो होनी ही चाहिए। जो बंदे वीडियो देख रहे हैं कम से कम वो तो अपने अंदर से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी लेकर आए। आ जाइए, चौथा पॉइंट हो जाएगा साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म, ठीक है। अब प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, प्लेगरिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये एक किताब है, ठीक है, आपने बड़े मेहनत कर आके इस किताब को क्या है, छापा है, और किस चीज़ पर किताब लिखिए रात को कैसे मत सोएं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एक बंदे को सुला भी दिया, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है किताब का नाम है रात को कैसे नहीं सोना है, और इसमें सुला भी दिया है। तो इस चीज़ से आप क्या सोचेंगे, इस किताब को खरीदने जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हालांकि ऐसी किताबें ज़्यादा बिकती है, क्योंकि यार इसने कुछ ऐसा अजीब सा लिखा है, यार रात को ना सोए और यहाँ पे सोता हुआ बंदा लगा दिया है, क्या कहना चाह रहा है ना। तो ऐसा सोच के कुछ क्यूरियोसिटी लोग होंगे वो इस किताब को जरूर खरीदेंगे। तो आपका कंटेंट का टॉपिक इस तरीके का होना चाहिए जिसको पढ़ के लोगों को लगे वाह यार क्या अलग ही चीज़ है ये, तो ठीक है। तो कभी आप लिखें किताब अपने मन से, कभी आपको राइटर बनने का मन करे तो आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए, आप ये किसी ने किताब लिखी, बुक लिख दी, ये क्या लिख दी, बुक, ठीक है। अब कोई बंदा आया, उसको इतनी अच्छी लगी, उसने क्या करा, इस बुक को पूरा कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया अपने नाम से, ठीक है, और अपने नाम से छाप के इसे पैसे कमाने लगा। तो ये क्या हो गया, ये प्लेगरिज्म हो गया, साहित्यिक चोरी हो गई, उसने आपके पूरे कंटेंट को चुरा लिया, इसको बोला जाता है साहित्यिक चोरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी मतलब प्लेगरिज्म कहलाता है। तो इस चीज़ पे जोर देना है, हाँ, आपको किस चीज़ पे जोर देना है यहाँ पर, अधिकांशता नकल करते हुए, मतलब उसने पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी नहीं कर लिया, उसने पार्शली कॉपी किया है, मतलब मैक्सिमम पार्ट को उसने कॉपी कर लिया, जैसे 80% पार्ट को कॉपी कर लिया और 20% पार्ट उसने क्या करा है, अपने खुद से लिख दिया है। तो परंतु ये है तो ओरिजिनल किसी और का बंदे का ही ना, तो इस चीज़ को बोला था साहित्यिक चोरी बोली जाती है। अब देखिए, यूरोप में 18वीं शताब्दी के बाद ही इस तरह का व्यवहार अनैतिक व्यवहार माना जाने लगा, ठीक है। इस तरह का व्यवहार क्या मानने लगा, मतलब इमोरल, ठीक है, जो मॉरल नहीं है, अनैतिक माना गया। इससे पूर्व की शताब्दियों में लेखक एवं कलाकार अपने क्षेत्र के महारथियों, मास्टर्स की बहु नकल करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसका संदर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं। देखो, ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सोशल इम्पैक्ट जो है आपका टॉपिक है, तो वहाँ से आएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से लिया गया साहित्यिक अनैतिक माना जाता है, इसे साहित्यिक चोरी भी कहा जाता है। आ जाइए, देखिए साहित्यिक चोरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या किया जाता है, देखो इसमें जो सामग्री, जो आपका जो कंटेंट है, मैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम थी, है ना, तो कोई बात नहीं, इतना सा आप काम चला लें। सामग्री की कॉपी करना, कट पेस्ट करना, एडिट करना, देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कॉपी करना, कट पेस्ट करना, एडिट करना भी आसान है, क्योंकि इन कार्यों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर व टूल्स
आप एक एक करके थोड़ी करेंगे, सॉफ्टवेयर टूल से कर लेंगे और उसी से क्या करेंगे आप रिप्लेस कर देंगे जिनको जितने वर्ड्स करने हैं। तो इससे क्या होता है आपका कंटेंट बिल्कुल चोरी भी हो जाता है बहुत जल्दी और आप उसको अपने नाम से छाप भी सकते हैं। इस कारण आजकल विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों आदि में दूसरे के कार्य की नकल करने की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ गई है। शोध पत्र, रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए कोई शोधार्थी अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाते हैं। ये शोधार्थी जो क्या होता है, रिसर्चर्स जो होते हैं, अध्ययन सामग्री को संपादित या तोड़ मरोड़ कर उस रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देते हैं। तोड़ मरोड़ कर, ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, तोड़ मरोड़ कर या फिर उस रिसर्च पेपर के साथ अटैच करके क्या करते हैं अपने नाम से उनको आगे भेज देते हैं। ठीक है, अमूमन किसी सर्च इंजन या अन्य किताब या अध्ययन सामग्री को कॉपी करते हैं या वहाँ से चुराकर उसे अपने रिसर्च पेपर में सबमिट करते हैं। रिसर्च के अलावा प्रोजेक्ट्स और थीसिस पेपर में भी ऐसा ही करते जाते हैं। फिर उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये सब देखो साहित्यिक चोरी के प्रकार हैं। ये यहाँ पर आपके स्टेटमेंट किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए सारा एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी जो IT है उसके विस्तार के चलते आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, और ऐसे अनैतिक कार्य अब आसानी से पकड़ में आने लगे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई अमेरिकन राइटर है, ठीक है, अमेरिकन राइटर है, उसकी किताब अगर इंडिया में छापी जाएगी तो अपन आसानी से पता कर लेंगे भाई ये तो अमेरिका के साइंटिस्ट था, उसकी किताब है। क्यों? क्योंकि आज पूरे के पूरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस पर रोक लगाने के लिए अब अनेक सॉफ्टवेयर प्रचलन में आ गए हैं जो बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि सामग्री कहाँ से ली गई है, किस संदर्भ, पुस्तक, रेफरेंस बुक से ली गई है या किसी पुस्तक या ऑनलाइन सामग्री से कॉपी की गई है। साहित्यिक चोरी का लगाम लगाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी जो रिसर्चर्स होते हैं द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, एक मिनट रुको, इसको ऐसे स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा रिसर्चर द्वारा की गई जो साहित्यिक चोरी होती है इनके द्वारा, किनके द्वारा? विद्यार्थी, शिक्षक या रिसर्चर के द्वारा जो लिटरेचर चुराया जाता है उसे क्या माना जाता है? एकेडमिक डिसहोनेस्टी माना जाता है। ये साहित्यिक चोरी में नहीं आती, ये किस में आती है? एकेडमिक डिसहोनेस्टी में आती है। जबकि आपने क्या करा, किसी के कंटेंट को पूरा का पूरा या पार्शली कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो वो क्या कहला रहा था? वो कहला रहा था प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। पर यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई रिसर्चर है, उसके द्वारा साहित्यिक चोरी करी गई है तो उसे साहित्यिक चोरी ना बोलकर उसे क्या बोलते हैं? एकेडमिक डिसहोनेस्टी या फिर एकेडमिक फ्रॉड कहलाती है ये चीज़ें। तो ये दोनों पॉइंट अपने से अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही वर्डों में से। ठीक है, जबकि पत्रकारिता, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। पत्रकारिता कौन सा कर रहे हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, जबकि पत्रकारिता क्या होती है? जो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट होते हैं उनके क्षेत्र में पत्रकार द्वारा की गई यह चोरी पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कहलाती है। ठीक है, पत्रकारिता की मर्यादा का क्या कहलाती है? उल्लंघन कहलाती है। साहित्यिक चोरी कोई अपराध नहीं है। ठीक है, ये कोई अपराध नहीं है, ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि एक नैतिक आधार पर अमान्य है। ठीक है, एक मॉरल क्या है, ये मॉरली इसे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, साहित्यिक चोरी से बचने के लिए निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आपको ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि साहित्यिक चोरी क्या है। इससे आप अनजाने में किसी दूसरे के विचारों, शब्दों या किए गए कार्यों का अनैतिक उपयोग से बच जाएंगे। और सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जैसे मान लीजिए जो उसका स्रोत है उसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। आप जो भी सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए ये सामग्री कहाँ से ली गई है। कोई भी नई सामग्री तैयार करने से पूर्व उससे संबंधित सभी सूचनाओं, जो उसके डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसका जो सोर्स होता है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, पूरी तरीके से उसको जान लेना चाहिए। यदि आप किसी सामग्री, लेख, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग अपने कार्य के लिए कर रहे हैं तो साहित्यिक चोरी व कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए आपको कॉपीराइट प्राप्त व्यक्ति से ही वो डाटा, वो वीडियोस, वो फोटोज़ लेनी चाहिए। ठीक है, उनसे पहले उनकी अनुमति ले लेनी चाहिए और तथा अपने कार्य में इस तरह का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि मैंने ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लिया है, वो आपको बतानी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक लेखक द्वारा इसके बाद एक दो टॉपिक और है। ठीक है, लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? निजता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा या साहित्यिक चोरी? इसका आंसर आपको क्या लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, और ये नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया पहले के ज़माने में क्या सोशल मीडिया था? सोशल मीडिया नहीं था पहले के ज़माने में। तो पहले के ज़माने में क्या था, अगर हमें किसी को कोई पत्र भेजना था तो कबूतर, डाकिया, इनका इस्तेमाल करते थे। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पत्र भेजा, कोई लेटर भेजा, ठीक है, आपको क्या पैसों की ज़रूरत थी, 100 रुपये चाहिए, और आपने कबूतर के हाथों एक लेटर भेज दिया, ठीक है। तो ये कबूतर लेटर लेके जाएगा यहाँ पर बी एड्रेस पे। तो इसमें क्या होगा, आज भेजा आज ही चला जाएगा? नहीं, इसमें कई दिन लगते थे, महीने लगते थे। जैसे ये 10 दिन में पहुँचा, फिर ये 10 दिन में यहाँ पहुँचा है तो 11 दिन में वापस आएगा। तब तक तो भाई इसको 100 रुपये की रिक्वायरमेंट तो आज थी, कल थोड़ी ज़रूरी है। तो इसको क्या है, जो शॉर्ट टाइम कर दिया है आपके मैसेजिंग का, वो क्या है, सोशल मीडिया ने, IT ने क्या कर दिया, बहुत कम समय में आप मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आपके पास आज क्या है, टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और आप क्या है, अपने जो भी मैसेज हैं, अपनी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तुरंत विदिन ए सेकंड आपके सारा डाटा एक्सचेंज हो जाता है। यही सोशल मीडिया हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि हमें जितनी भी सोशल सर्विसेज है वो ये दे रहा है, जैसे फेसबुक, ऑरकुट, मैसेंजर, याहू, है ना, ईमेल, जीमेल, जो भी हैं सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे सोशल मीडिया ही तो है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ़ोटो वीडियो का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट चले। अब देखिए मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड 2022 रैंक बाय नंबर। तो सबसे ज़्यादा जुलाई 2022 का डेटा है ये। तो द वर्ल्ड मोस्ट यूज सोशल प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है? एक नंबर पे फेसबुक यूज़ किया जाता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक, और दूसरे नंबर पर है यूट्यूब। हालांकि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है ये, तो आपको लगता है कि नहीं यार यूट्यूब ज़्यादा नहीं है। यूट्यूब से ज़्यादा दुनिया भर में क्या यूज़ किया जाता है? फेसबुक, और दूसरे नंबर पे यूट्यूब किया जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे व्हाट्सअप, चौथे नंबर पे इंस्टाग्राम, पाँचवें नंबर पे वीचैट, ठीक है। इस तरीके से सारे पढ़ सकते हैं। छठे नंबर पे टिकटॉक, फेसबुक मैसेंजर 7वें नंबर पे है, टेलीग्राम 8वें नंबर पे है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंडिया में। तो ये दुनिया भर में 8वें नंबर पर है टेलीग्राम। तो ये कुछ आप ये देख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चले। अब देखिए इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं सोशल मीडिया के। क्या? एनहेंस कनेक्टिविटी, पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। क्या? एनहेंस, जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, कनेक्ट कर दिया है लोगों से। आज बैठे बैठे अब 1000 लोगों से 1 घंटे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, इसको ही अभी एनहेंस कर दिया कनेक्टिविटी। कॉन्वीनियंट, जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अपॉर्चुनिटी टू शेयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपके परिवार के लोग नहीं सुन रहे तो सोशल मीडिया पे कोई और सुन लेगा आपकी प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स, ओपिनियन, कोई भी सुन सकता है, ठीक है। एनहेंस एजुकेशन सिस्टम को इसने क्या है, बहुत ज़्यादा एनहेंस कर दिया। आज आप ये जो IT का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप जो एजुकेशन कंटेंट है उसका ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। PDF नोट्स आसानी से एक दूसरे को भेज सकते हैं, है ना। फोस्टर बिजनेस ग्रोथ, है ना, बिजनेस ग्रोथ में ये क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया क्या है। फेक प्रोफाइल एंड रिलेशनशिप, स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, साइबर बुलिंग, कल्चरल एग्रेशन। ये सारे नाम पढ़ के आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। फेक प्रोफाइल एंड रिलेशनशिप क्या होता है, लोग लड़कियों को धोखा देने के लिए क्या करते हैं, लड़कियों के नाम से ही ID बना लेते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं और उनको अपने प्यार के जाल में फंसू कर उनका मिसयूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो ये वाला पॉइंट बोल रहा है, सोशल मीडिया पे ऐसा बहुत कुछ होता है। तो आप सभी को जो भी सोशल मीडिया साइट का आप इस्तेमाल कर रहे हों या कर रही हों, तो उनको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों से बचना है। फालतू के लोगों को तक अपनी कोई भी पर्सनल फ़ोटो, वीडियो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब आ जाइए स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स। लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा र्यूमर फैलाते हैं, या आपको भी पता है किस तरीके से फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया का फेक यूज़ किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक राहुल गांधी जी का एक वो सुना होगा, इस तरफ से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, इस तरह का एक वीडियो चलता है। हालांकि वो मुझे पहले लगता था कि अच्छा राहुल गांधी ने ऐसा कहा, मैं भी खूब हंसता था। फिर बाद में जब वो मेरे को पता चला, मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा कि ये BJP वालों की IT सेल ने इसको एडिटिंग करके इस तरीके से दिखाया कि राहुल गांधी की बिल्कुल इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी। जबकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में, गुजरात में चुनाव हो रहे थे, उस भाषण में कहा था कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि मतलब किसानों को इतना समृद्ध कर देंगे कि वो सोने से आलू बना सके, ठीक है। सोना इतना मतलब आलू इतना सोने से आलू नहीं, आलू से सोना, सॉरी, ठीक है। इतना ज़्यादा आलू उगाएंगे कि वो सोने की तरह लहराएंगे, ठीक है। परंतु क्या होता है, इस तरीके से जो सोशल मीडिया का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ये पॉइंट के लिए आपको बता रहा था, ठीक है। एडिशन ऑफ सोशल मीडिया, लोगों क्या है आजकल सोशल मीडिया का एडिक्शन इस तरीके हो गया। अगर किसी ने इंस्टाग्राम खोल लिया, ठीक है, इंस्टाग्राम खोल लिया आपने 2 मिनट के लिए, तो वो अब 2 घंटे बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई यार
2 घंटे गए मेरे, ठीक है। तो इस तरीका एडिक्शन हो गया सोशल मीडिया का। आपने यूट्यूब चला लिया, एक मूवी देख रहे हैं, 2 मूवी देख के निकल रहे हैं, ठीक है। आपने कोई प्रोग्राम देखना, गाना डांस देखने लगे तो 1 घंटे तक डांस ही देखते जा रहे हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सोशल मीडिया से क्या होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का भी शिकार हो रही है जनता। कैसे हो रही है बताइए। देखो जब आप क्या होता है इन फेसबुक इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको और लोगों की, जो परिवार के लोग हैं, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। आपको अलग थलग रहना अच्छा लगता है, तो यही डिप्रेशन का कारण हो जाता है। जब आप घर में परिवार वालों से, अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिलेंगे, हमेशा फ़ोन में लगे रहेंगे, तो ये एंजाइटी डिप्रेशन का कारण बनती है। हालांकि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, सिंपल सा मेथड है कि आपके अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं आप उसको लिखिए, ठीक है। फिर ऐसे अपने करीबी या फिर अननोन एक ऐसे बंदे को भेजिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है। ट्रस्टेबल बंदा मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जीवन में। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे का मतलब डाटा चुरा लेना, उस पर थ्रेटनिंग या फिर इस तरीके से उसको बोलना कि भाई मैं तेरी फ़ोटो लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मेरे ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। समझ गए मेरा पॉइंट किस तरफ है, ठीक है। कल्चरल एग्रेशन, कल्चरल एग्रेशन ये है कि अपने कल्चर को सुप्रीम दिखाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए होमवर्क। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ल्ड में सेकंड नंबर का सोशल मीडिया, ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके आंसर ऑप्शंस हो गए, एक फेसबुक, दूसरा यूट्यूब, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, तीसरा हो गया व्हाट्सअप और चौथा हो गया टेलीग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है सेकंड नंबर का इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो, इनमें से बताना है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपके लिए प्लेगरिज्म, ठीक है, साहित्यिक चोरी। प्लेगरिज्म का मतलब क्या है, साहित्यिक चोरी। जब हम इसे मीडिया के द्वारा किया जाता है, मीडिया मतलब जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं, है ना, तो मीडिया लिख देता हूँ, मीडिया के द्वारा किया जाता है, तब इसे प्लेगरिज्म में क्या कहा जाता है ना। तो मीडिया की भाषा में इसे मतलब साहित्यिक चोरी ना बोलकर क्या बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसको क्या बोला जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए और देखिए जो इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे वो एग्जाम में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं कि बस आप ऐसे ही बैठे रहना चाहते हैं। हमारे द्वारा तो मेहनत की जाती है, अब आपके द्वारा कितनी मेहनत की जाती है वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप खुश रहिए और जाने से पहले यही कि हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा आता है वीडियो को कंटेंट बनाने में, आपके लिए मेहनत करने में। अगर देखो वीडियोज़ पे लाइक्स नहीं आते हैं, वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भी मोरल डाउन होता है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है, परंतु कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है तो वो हमें सपोर्ट भी कर सकता है। और अब अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं तो वो आप हमें Learn24 Academy, ठीक है, @gmail.com पे मेल भी कर सकता है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।